स्टार्ट हुई। यस, हो गई। हाय। यस, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आवाज आ रही है आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? वेलकम अगेन टू द चैनल। एंड आज है हमारी वीडियो नंबर 2। किस चीज से रिलेटेड भाई? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से रिलेटेड। पार्ट 1 को आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने वो सब चीजें बताई हैं जिन चीजों को आगे बढ़ाकर पार्ट 2 में चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर इन केस आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो में इस वाली में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, चीजें समझ आने में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज, इससे अच्छा कि मेरी छवि आपकी नजरों में खराब हो, आपको लगे कि अरे सर आप तो क्या अजीब सी बीच में से कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, जरूरी यह है कि आपको पहले बेसिक पता हो कि एग्जैक्टली हमारा इस कोड की शुरुआत हुई कहां से। पिछली वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें कराई थी, मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एग्जैक्टली आया कहां से था, ठीक है ना? किन किन एक्ट्स को, क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड ये पहली चीज आई है? अरे नहीं यार, अंग्रेजों के जमाने से ही चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है ना? प्रोविंशियल एक्ट था हमारा, आरडीबीएफआई एक्ट था हमारा, सिख कंपनीज इंडस्ट्रियल एक्ट था। ये सारे एक्ट्स को रिपील कर दिया गया था। एंड उसके बाद और भी बाकी कई सारे एक्ट से, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, कई सारी चीजें, कंपनीज एक्ट से, उन्होंने क्या करा, लॉ को लेकर जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉज हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग अमेंड किया, सो दैट एक प्रॉपर एक कोड बने जहां पर आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड, चाहे वो बैंक्स की बात, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट्स की बात हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाए, ठीक है ना? फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या चीजें, कौन कौन से पिलर्स होते हैं, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसकी मजबूती 5 चीजों के अंदर है। यानी कि 5 सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं जो मिलकर क्या इंश्योर करते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए इन द इंडियन जुडिशियरी सिनेरियो। तो सबसे पहला जो पिलर हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट के अंदर जो वैल्यू सेबी की है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, एग्जैक्टली सेम वैल्यू इंसॉल्वेंसी की दुनिया में आईबीबीआई की है। अब इसको मैं प्यार से आईबीबीआई बोलूं या फिर बोर्ड बोलूं, तो आप कॉन्टेक्स्ट समझना कि इस टाइम पर अगर मैं बोर्ड वर्ड यूज करूंगा तो मैं ऑफ कोर्स सी बात है, मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के बारे में बात करूंगा। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो चेयरमैन होता है और जो मेंबर्स होते हैं वो उनको अगर निकालना हो, अगर उनका रिमूवल करना हो तो उसके लिए कुछ रीजंस होने चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि वो मॉरल टर्पिट्यूड के मुजरिम हैं। दूसरी चीज अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट एंड तमाम चीजें, 4-5 चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड बताए थे कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड क्या होते हैं। मैंने कुछ फंक्शंस को बताने के बाद आपको बात टाल दी थी। मैंने ये कहा था कि पहले मैं बाकी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, उसके बाद जब आप वापस से पावर एंड फंक्शंस पे आएंगे बोर्ड के, तो आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अदरवाइज आपको आधे अधूरे तरीके से मैं बताऊंगा तो ना तो मुझे बताने में मजा आएगा और ना ही आपको समझने में मजा आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो बचे हुए हमारे कैरेक्टर्स हैं इस आईबीसी के, यानी कि कौन कौन से, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एक तो बोर्ड खुद हो गया, एक क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, फिर हो गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर हमारा हो जाता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, और लास्ट हो जाता है हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो आइए दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि हमारे अगले कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बुक के अंदर। ये रहा अगला कैरेक्टर जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भला कौन होता है? देखिए, मैं आपको ना एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। एक जो कंपनी होती है ना, उसमें सबसे टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर एक तरीके से मीडियम लेवल मैनेजमेंट होता है, और उसके बाद सबसे नीचे होता है बॉटम, जो आप एक तरीके से ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो फील्ड में काम करता है, यानी कि जो एक्चुअली ऑपरेशंस है कंपनी के, उससे कौन डील करता है? ऑपरेशनल मैनेजर डील करता है। यानी कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़कर काम करता है वो है ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सिर्फ ओवरसी करना, देखना कि जो मीडियम और ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कि जो हमारा बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है, वो एक तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस में। और जो इंफॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना, वो हमारा सबसे ऑपरेशनल लेवल का मैनेजर है। यानी कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए ऑन फील्ड जाकर जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के डिफरेंट केसेस है उनको सॉल्व करने का काम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का होता है।
मतलब इस कोड के अंदर मैं अगर कहूं सबसे ज्यादा वैल्यू किसी कैरेक्टर की है तो वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की। एक अलग तरह का प्रोफेशनल क्रिएट होकर आया है, एक अलग जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगेन सीए सीएस ये जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। समझते हैं कौन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो देखिएगा द कोड यानी कि आईबीसी 2016 कोड प्रोवाइड्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब होता है बिचौलिया, यानी कि एक क्रेडिटर होगा एक कॉर्पोरेट डेटर होगा, एक क्रेडिटर होगा एक कॉर्पोरेट डेटर होगा। कॉर्पोरेट डेटर को इंसॉल्वेंट करना है तो इन दोनों के बीच में जो कैरेक्टर आएगा जो इस पूरे प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को संभालेगा, हु इज ही? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को तो मैं आईपी यूज करूंगा वर्ड, ये एब्रिविएशन हम साथ के साथ यूज करते रहेंगे। आईपी इज फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईबीबीआई इज फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है उसका सबसे पहला काम क्या निकल के आता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, आईआरपी। अब ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है मैंने पिछली क्लास में भी आपको ब्रीफ में बताया था, अभी एक बार दोबारा से ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आगे जाके जब सेपरेट चैप्टर्स आएंगे तो डिटेल में इसी को समझना है भाई, इसी के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया एक तरीके से रिवॉल्व कर रही है। इंसॉल्वेंसी है, अब देखो जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, जब भी कोई कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एनी एंटिटी जब भी वो इंसॉल्वेंट होती है तो बेटा ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होती है, ये भी एक दुख की खबर होती है कि एक कंपनी जो अब तक चल रही थी अब वो बंद होने वाली है। अच्छा बंद होगी तो फिर क्या होगा? उसको बेचने के बाद क्या करा जाएगा? जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर दी जाएगी, उसके बाद अगर कुछ बचता है, वैसे तो बचेगा नहीं क्योंकि जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा है असेट से, उसके बाद क्रेडिटर्स भी आधे मन से खुश होंगे क्योंकि उनको पूरे पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली पैसे बांटे जाएंगे। इतने ही पैसे कंपनी के पास होते तो वो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन ही नहीं आती। इंसॉल्वेंसी का मतलब ही क्या था कि लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई हैं असेट से, यानी कि असेट्स इतनी है ही नहीं उस कंपनी की कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाए। तो अब क्या हुआ, सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक मौका दिया गया है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नाम से, यानी कि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व मतलब एक तरीके से उसको सही करना कि कोई बात नहीं यार, ये अगर ये कंपनी है कि अगर तुम्हारी इंसॉल्वेंसी की स्टेट आ गई है, कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइबिलिटीज तुम्हारी असेट्स को सरपास कर गई है, हम एक काम करते हैं मिलकर कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जो इंसॉल्वेंसी की स्टेट है उससे तुम्हें बाहर निकाल दें, कैसे भी करके। अब ये कैसे होगा? अगेन बैठक बैठेगी, जो क्रेडिटर है उससे बोला जाएगा कि सर थोड़ा सा देख लो, आपको 1 लाख रुपए इनसे लेने थे, अब आप थोड़ा सा अपना अमाउंट रिड्यूस कर दो, आप थोड़ा सा वेव कर दो, यानी कि 20,000 की छूट दे दो। तो क्या होगा, ऐसे कर करके हर क्रेडिटर अगर अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज कम होने लग जाएंगी और असेट्स के बराबर आने लग जाएंगी। तो क्या होता है, इससे इंसॉल्वेंसी का जो वो स्टेज था वो रिजॉल्व होने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इसको कहते हैं। अब इससे ज्यादा बताने के लिए मैं अगेन इस टॉपिक पे ऑल टुगेदर आना चाहूंगा, अभी बता दूंगा तो इस टॉपिक का जो इंटेंट है वो फेल हो जाएगा और बाद के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का सबसे पहला काम क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर क्लास ऑफ, देखो कौन होते हैं ये लोग? क्लास ऑफ रेगुलेटेड बट प्राइवेट प्रोफेशनल्स। रेगुलेटेड मतलब क्या हुआ, इनको रेगुलेट करने वाली एजेंसीज होती हैं जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कहते हैं। यानी कि कोई भी, अभी मेरा मन करे कि अरे नहीं यार लगता है बाजार में नौकरियां नहीं लग रही हैं तो मैं काम करता हूं, मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाता हूं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको किसी एजेंसी के अंडर में रजिस्टर होना पड़ेगा जिसका नाम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। वो आपको रेगुलेट करेंगी, आपको रेगुलेट करेगा जो आईबीबीआई हमारा बोर्ड है वो भी रेगुलेट करेगा। तो दीज आर रेगुलेटेड बट प्राइवेट इंडिविजुअल। बट हाँ, ये जो प्राइवेट प्रोफेशनल का मतलब क्या है, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो भी क्या है, प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, बट हाँ उनको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी जरूर रहेगी। Having minimum standards of professional and ethical conduct। यार आपको भी तो एथिक्स सब्जेक्ट है जिसमें एथिक्स के अंदर आपको भर भर के पढ़ाया जाता है कि कैसे एक आइडियल कंपनी सेक्रेटरी को काम करना होता है। सिमिलरली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए भी एक एथिकल कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसको उसको थॉरोली क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं किया जाएगा तो अगेन उसके ऊपर मतलब प्रोसिक्यूशन होगा, उसे डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे एंड व्हाट नॉट। देन उसके बाद इसके बाद ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है, डेफिनेशन क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं है, सिर्फ रेफरेंसेस हैं। देखो
An insolvency professional plays a very important role under the code. He acts as a resolution professional in the CIRP. CIRP अगेन कौन सा है? इसके बाद इस चैप्टर के बाद जस्ट हम जो चैप्टर करेंगे वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करेंगे। तो उसका सबसे मेन कैरेक्टर, जो सबसे मेन इंटरमीडियरी होता है, वो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है। फिर उसके बाद अगर इंडिविजुअल्स पार्ट 3 में भी अगर हम बात करें, जो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म की बैंक्रप्सी के लिए प्रोसेस के लिए रेजोल्यूशन जो करता है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करता है, एंड भी बहुत सारे काम। अब जरा देखो, एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मैंने आपको बताया ना कि हर बंदा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। कुछ एनरोलमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, एंड उसके बाद उसे कई जगह रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, आफ्टर विच ही कैन एक्ट एज अ रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जरा देखिएगा सेक्शन 206 क्या कहता है। सेक्शन 206 में लिखा है कि जो पर्सन टू बी एनरोल्ड, जिस भी पर्सन को, लेट सपोज मुझे अगर एनरोल होना है एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, देन आई शुड बी अ मेंबर ऑफ आईपीए। आईपीए स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अभी इसके बाद, इस पिलर के बाद हम अगला पिलर जो करेंगे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का ही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखो मैं सीएस हूं, मैं अगर कंपनी सेक्रेटरी तो हूं, मुझे आईसीएसआई की जो एजेंसी है जो इंसॉल्वेंसी से डील करती है, मुझे उसका मेंबर होना जरूरी है। अगर ऐसी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आईसीएआई की जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है उसमें उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आईपीए, प्लस उसे अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा बोर्ड से। एंड बोर्ड का मतलब क्या है? सेबी? नो, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर देखिए 207 में भी अगेन इसी बात को लिखा गया है अलग मायने में। फर्दर लेज डाउन दैट एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग मेंबरशिप ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे ही एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को मेंबरशिप मिल जाती है किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर, देन उसके बाद उसे क्या करना है? उसे अपने आप को रजिस्टर करना है, रजिस्टर हिमसेल्फ विद द बोर्ड। जाओ आईबीबीआई के पास और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाओ विद इन सच टाइम, उतने टाइम में, उस मैनर में, और उस फीस को देने के बाद जैसा कि दे रखा होगा उस स्पेसिफिक रेगुलेशन के अंदर। रेगुलेशन कहां पे दे रखी है? रेगुलेशन देखो ये दे रखी है, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016। आपको पता है ना, जब भी कोई एक्ट आता है या जब भी कोई कोड आता है तो उसके साथ कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस आते हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग हैंड, एक सपोर्टिव लॉ बन जाता है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। हर बात को एक्ट के अंदर लिख देना पॉसिबल नहीं होता। जो भी रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं, हम उसके लिए हेल्प किस चीज की लेते हैं? हम रेगुलेशंस की हेल्प लेते हैं। कैसे उस पर्टिकुलर एरिया को रेगुलेट किया जाएगा, आप लोगों ने सेबी की टर्म्स में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने कंपनीज की टर्म में भी देखा होगा, एंड यहां भी आप लोग देख रहे हैं। To regulate the working of insolvency professional, these regulations are amended from time to time by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. अब जब आईबीबीआई की रेगुलेशंस बनाई गई हैं आईबीबीआई द्वारा, देन तो इसको अमेंड भी कौन करेगा? टाइम टू टाइम आईबीबीआई खुद करेगा। और देखो अमेंड क्यों करेगा? अगेन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, जैसे जैसे हमारी लाइफ इवॉल्व होती है, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो लॉ का भी चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर लॉ स्टेगनेंट रहेगा देन वो आउटडेटेड हो जाएगा और लोग उसका पालन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिर उसके बाद फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर आप इसको अभी, जैसे जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है, देखो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं सीक्वेंस यहां पे इंस्टीट्यूट का सीक्वेंस फॉलो नहीं करने वाला। मैंने पहले ही बोला है कि इंस्टीट्यूट की बुक कमाल की है, सब कुछ है इसके अंदर, बट जो सीक्वेंस है वो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो हमारी इंस्टीट्यूट की बुक के जो भी एडिटर है, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ। अगर आप, जो बंदा पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है, अभी से इसको रटने बैठ जाएं कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चैप्टर 2 और पार्ट 3 में, अगर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या होता है पता ही नहीं आप लोगों को, आप लोगों को कब पता चलेगा? जब आगे के चैप्टर्स जिसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एक रोल है, आप जब उसको अपने आप पढ़ लेंगे, देन उसके बाद आपको यहां पे रटने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी वो चीजें आती होंगी। यानी कि आगे के जितने चैप्टर्स हैं वही यहां पे क्या हो जाते हैं? पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आ जाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या कर सकता है भाई? वो फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर पास कर सकता है, किसके अंदर? चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 3। फिर उसके बाद इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कर सकता है वो, उसके क्या कर सकता है? सीआईआरपी कर सकता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगला ही चैप्टर है, तो यहां पे इसकी पावर डिस्कस कर रखी है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल बैंक्रप्सी प्रोसेस कर सकता है, लिक्विडेशन कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म होती हैं तो उनकी होती है बैंक्रप्सी। बॉडी कॉर्पोरेट हुई जिसमें कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका क्या होता है? लिक्विडेशन होता है। तो वो सारे के सारे काम करने का ठेका किसको दे रखा है? एक तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दे रखा है।
फिर सेक्शन 208 क्या बोलता है? एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल अबाइड बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। शैल अबाइड मतलब एक तरीके से उसको फॉलो करने हैं नीचे दिए हुए कोड ऑफ कंडक्ट। यार देखो, एग्जाम के लिए मैं इसे सिंगल स्टार इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। सिंगल स्टार मतलब एक तरीके से एग्जाम में ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए जो एग्जामिनर पूछे। देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जहां से पूछना नामुमकिन है। मतलब अगर वो पूछते हैं तो फिर वो तबाही का मंजर है। मतलब इसकी कल्पना करना एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के लिए वो चीजें मुश्किल होगी। बट अगर कोई एक्सेसिव मतलब पेपर आउट ऑफ द फील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है तो इस क्वेश्चन को वो दे सकता है। ठीक है ना? क्या है कि किन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है? आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आ चुके हो इन चीजों को कि देखो, रीजनेबल केयर डिलीजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। जिस भी बंदे के ऊपर जैसे डायरेक्टर को कुछ जिम्मेदारियां होती हैं तो क्या करना पड़ता है? उसे रीजनेबल केयर रखनी पड़ती है, डिलीजेंस, परफॉर्मिंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते टाइम। फिर कंप्लाई करना है सारी रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी बायलॉज में दे रखी हैं। बायलॉ का मतलब क्या होता है? जो भी आईबीबीआई जो हमारा बोर्ड है उसके अपने खुद के कुछ बायलॉज हैं, उनको दिमाग में रखते हुए उसे अपना काम करना होगा। ठीक है? फिर उसके बाद अलाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड्स। अब वो रजिस्टर मेंबर किसका है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का। तो अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को आपको देखना है कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने की परमिशन देनी पड़ेगी आपको, अगर आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट है। देन उसके बाद सबमिट करनी है कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू द बोर्ड एज वेल एज टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। अपने रिकॉर्ड्स यानी कि जो भी टास्क आपको मिला है, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, मान लो XYZ करके कंपनी है जिसकी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आपने किया है, तो इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं आपको इसकी कॉपी 3 लोगों के पास सबमिट करानी होगी। एक तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पे, दूसरा आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, आगे की चीजें हैं। उसके बाद आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को भी देना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटीज हैं जो आपको करनी ही करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। To perform his functions in such manner and subject to such condition as may be specified। और ये एक तरीके से मिसलीनियस आ जाता है, जो बाकी पीछे के 4 पॉइंट्स में कहीं नहीं आया वो इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। अगला कैरेक्टर जो मैंने बताया, 2 कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। 5 पिलर्स बोलूं या कैरेक्टर बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। पहला कैरेक्टर था हमारा बोर्ड, दूसरा कैरेक्टर था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तीसरा कैरेक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपने आप को एज अ मेंबर रजिस्टर करता है। देखिएगा जरा, सेक्शन 3 बोलता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एज एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अंडर सेक्शन 201 एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। देखो, इंसॉल्वेंसी जैसे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कहां पर? बोर्ड के पास। सिमिलरली जो उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है उसको भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है बोर्ड के पास। यानी कि हर चीज का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? बोर्ड के पास रहेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आर डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब देखो, बोर्ड के पास बहुत सारे काम है करने के लिए, अब वो हर चीज पे नजर रख पाए पॉसिबल नहीं है, तो उसके अंडर में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है ना, तो वो क्या करेंगी? निगरानी रखेंगी किसके ऊपर? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे। तो बोर्ड का काम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे निगरानी रखना कि वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर एजेंसीज आर डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। दीज एजेंसीज कंडक्ट एग्जामिनेशंस टू एनरोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब देखो, मैंने आपको बताया, पहले तो एक राज खोल देता हूं कि इंडिया में फॉलोइंग आर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रजिस्टर्ड अंडर द कोड। 3 एजेंसीज हैं, 3 ही एजेंसीज हैं, इससे ज्यादा एजेंसीज नहीं है। 3 एजेंसीज कौन सी हैं? वही 3 कोर्स जो 12th के बाद आपके पास ऑप्शन थे कि इधर यू वांट टू बी अ सीएस और यू वांट टू बी अ सीए और यू वांट टू बी अ सीएमए। तो देखिएगा, सीए की जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है उसका नाम है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ आईसीएआई। नाम याद कर लो, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सीए के लिए हो गया, सीएस के लिए क्या हो गया? आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सिर्फ वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं। फिर सीएमए के लिए क्या हो गया? देखो, सीएमए के लिए क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बात खत्म। 3 एजेंसीज हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देखो हम लोगों को जैसे अगर हम लोग आप
आपकी बात करता हूं, आप सीएस क्वालिफाई कर लेते हो, आप सीएस बन जाते हो, एंड नाउ यू वांट टू बी अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आपको किसी ने बताया कि इसके अंदर बहुत स्कोप है, जो कि एक्चुअली है, तो आप क्या करोगे? आपका एग्जाम लेगा। आज तक प्रोफेशनल तक भी एग्जाम लिया सीएस इंस्टीट्यूट ने आपका, तो सीएस इंस्टीट्यूट की जो ये एजेंसी है, ये आपका एग्जाम लेगी आपको एनरोल करने के लिए एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो देखो क्या किया जाएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कंडक्ट एग्जामिनेशंस टू एनरोल इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। हो रहा है ना मार्क? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर फंक्शनिंग। और एक कोड ऑफ कंडक्ट भी देना जरूरी है कि भाई तुम्हें कैसे कैसे काम करना है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड बाय द आईबीसी 2016। फिर देखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मॉडल बाय लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशन 2016। क्या करना है? फ्रेम्ड आईबीबीआई ने क्या करा है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ने कुछ रेगुलेशंस करी हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को कंट्रोल करने के लिए। उन रेगुलेशन के नाम देखो ये दे रखे हैं, आपको इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी सी रीडिंग दे दो ताकि बिल्कुल ही आप अनअवेयर ना रह जाओ कि ये क्या चीज अजीब सी है। आपको पता होना चाहिए कि यार देखो, रेगुलेशन सबके लिए सारी रेगुलेशन याद कर लेना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके अंदर के प्रोविजंस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हाँ, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार ये तो बिल्कुल ही नई चीज है। ये बताएगा कि आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा नूब है, एंड आप नूब नहीं है यार। आफ्टर ऑल कुछ एग्जाम्स के बाद आप एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, तो प्लीज इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। रटो मत हर चीज को, एग्जाम के लिए मत पढ़ो, बट हाँ नॉलेज के लिए कुछ चीजों का आपको आइडिया होने की जरूरत है कि अगर इन फ्यूचर आपको कभी ये नाम सुनाई दे जाए कि यार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मॉडल बाय लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन 2016, तो आप कहो कि अरे यार ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का नाम आप लोग रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये तो हो भी जाएगा याद भाई, किसी के लिए रोजी रोटी का सोर्स बन जाएगा। यहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स सबसे हाईली पेड जॉब्स में से है एक, मतलब अगर आप एक कमाल के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो अगर आपने अपनी जगह बना ली है तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल यार, आज के दौर में काफी कंपनीज बंद हो रही हैं, काफी नई कंपनीज खुल रही हैं, तो उससे पहले जो भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है, अगेन उसके लिए आप जैसे काबिल प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखो सेक्शन 204 ऑफ द कोड, एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहां पे क्या आ गए हैं? फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स क्या यूज करी है, बोर्ड के लिए आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के लिए आईपीए। इन शॉर्ट फॉर्म्स को, एब्रीविएशंस को आपको रखना है। एग्जाम में आप एब्रीविएशंस को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मगर अगर यूज भी कर लेते हो, आप पहली बार उसका पूरा नाम लिख दो और ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि आपने ये एब्रीविएशन यूज करी है। उसके बाद अगर आप यूज कर लेते हो फिर भी आपको माफी मिल जाएगी, बट आप ब्लंटली ही अगर एब्रीविएशन यूज करोगे तो यार वो कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज आपको एग्जाम में आंसर लिखते टाइम उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। फंक्शंस क्या है देखिए जरा, मेंबरशिप देना किसको? उन लोगों को जो रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मेंबरशिप ऑफर करना कि मुबारक हो, आप हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर हैं, आइए आप अब काम कर सकते हो एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दूसरा, स्टैंडर्ड्स रखना ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर्स, मॉनिटर करना परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मेंबर्स। दूसरा, सेफगार्ड करना राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हु आर इट्स मेंबर्स। भाई अपने लोगों को ख्याल रखने का भी काम आप ही का है। सस्पेंड करना, कैंसिल करना, ये देखो बड़ा सुंदर है, सस्पेंड करना, कैंसिल करना मेंबरशिप उन लोगों की who are its members on the grounds set out in its bylaws। आपके बायलॉज में, यानी कि आपके जो अपने अंदर के लॉज हैं, इंटरनल लॉज हैं, जो भी आपके एक तरीके से आर्टिकल्स हैं, उसमें जो बातें लिखी हैं, अगर किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने वो बात नहीं मानी, उसके अगेंस्ट विपरीत जाके कोई काम किया है, तो यू हैव अथॉरिटी एंड एक ऑब्लिगेशन है कि आप उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दें या कैंसिल कर दें। देन उसके बाद रिड्रेस करो ग्रीवेंसेस किन लोगों के? जो आपके मेंबर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं। अगर आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने उन क्लाइंट्स को कोई धोखा दिया है, तो उन क्लाइंट्स की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्रेस करने का काम भी आपका है। भाई सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे पिताजी हैं और मेरा कोई दुश्मन है, मैंने मेरे दुश्मन को थप्पड़ मारा, तो मेरा दुश्मन अब इसकी कंप्लेंट करने के लिए मेरे पापा के पास ही जाएगा ना।
तो इन दिस सिनेरियो पापा कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मैं कौन हूं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और वो जो मेरा दुश्मन था वो कौन है? वो मेरा क्लाइंट है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। पब्लिश करना इंफॉर्मेशन एंड इट्स फंक्शंस, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, सच अदर थिंग्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। और टाइम टू टाइम आपको पब्लिश करनी पड़ेगी सारी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन लोग आपके मेंबर हैं, कितने टोटल मेंबर्स हैं, क्या क्या आपके फंक्शंस हैं एंड व्हाट नॉट। तो अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को और एक बार बता देता हूं कि देखो, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, आप समझिए कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, टॉप मैनेजमेंट एक तरीके से यही है। फिर इसके नीचे कौन आ जाता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आ जाती है, जिसको क्या कहते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। फिर इसके नीचे क्या आ जाते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को भी रजिस्टर करना होता है अपने आप को, किसके पास? इसके पास। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को दो लोगों के पास रजिस्टर करना होता है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास और एक इनको करना होता है आईबीपीआई के पास। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? आई थिंक अगर ये समझ आ रही है, ये कैरेक्टर्स अगर आपको समझ आ रहे हैं, इतना स्मूथ जाएगा ना हमारा ये टॉपिक, ये पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब खत्म हो जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। एंड कोशिश करेंगे जब भी आप लोग ये मेरे से पढ़ रहे हो ना, पिछली वीडियो के बाद अब जब भी अगली वीडियो पे जाओ तो एक सांस में मत देखो। ये कोई वेब सीरीज नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगी भाई। बिंज वॉच मत मारना कि बैठे हो सिर्फ ऐसे पीछे कुर्सी करके एंड सुनते जा रहे हो। जैसी वीडियो खत्म हो तो जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं एक बार उनको याद कर लेना। क्या होता है, जब हमें कोई पढ़ाता है तो हमने कानों से सुना होता है और उसके बाद तुरंत हम अगर उस चीज को पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो हमारे दिमाग में वो चीजें जल्दी घुस जाएंगी। मतलब जो एक जगह बनानी होती है वो जगह बना लेगी। अगर आप मान लो 3-4 दिन बाद अगर उस चीज को करने जाओगे तो अगेन वो जो मेरे समझाने की इंटेंट थी, जो इंटेंसिटी थी, वो एक तरीके से फेड अवे हो जाएगी। मेरे शब्द आपके कानों में गूंजेंगे नहीं। अगर आप तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे तो जो मेरे शब्द थे, मैं बार बार कुछ वर्ड्स यूज कर रहा था, आप बार बार उससे रिलेट कर पाओगे। हाँ, सर ने ये चीज बताई थी। ये पढ़ने का सही तरीका होता है। फिर आइएगा अगला कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, क्या नाम है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि भाई एक तरीके से आप लोगों ने आरसीडी जो सब्जेक्ट है मॉड्यूल 2 का ही, उसमें भी आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पढ़ा होगा। यार फंबल क्यों कर रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हाँ, यानी कि एक कोर्ट जहां पर आप अपनी सारी मुसीबतें लेके जाओगे। अगर आपको इंसाफ की उम्मीद है, कहीं भी आपको लगता है कि नहीं आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर चीज को लेके, तो आप कंप्लेंट करने, पिटिशन कहां पे फाइल करेंगे? वो आ जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। यानी कि एडजुडिकेशन जो कानूनी प्रक्रिया है, वो अथॉरिटी जो करेगी उसको हम कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेरा मतलब क्या है, जरा देखिएगा। देखो सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है कि जो कोड है, कोड मतलब आईबीसी 2016, provides that adjudicating authority for insolvency resolution and liquidation for corporate person means NCLT। ओए होए 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 होए, यानी कि अगर कॉर्पोरेट पर्सन की बात कर रहा हूं, देखो कॉर्पोरेट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर किसी कॉर्पोरेट पर्सन की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड या लिक्विडेशन से रिलेटेड कोई भी ग्रीवांस है, तो उसके लिए एप्लीकेशन किसको दी जा सकती है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑन दी अदर हैंड देखो 408 कंपनीज एक्ट, ठीक है, एनसीएलटी नहीं 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 नहीं, इसको मैं यहां से कराता हूं। हाँ, अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या बैंक्रप्सी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए करनी है, देखो अगर यही चीज इंडिविजुअल्स या फिर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कौन सी? एलएलपी वाली नहीं, जो हमारी 1932 के अंदर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, उनकी बात कर रहा हूं। उनके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या हो जाएगी? डीआरटी। डीआरटी कौन सी होती है? फुल फॉर्म होती है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो आपको समझना है कि जो देखो नाम में ही आ रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कंपनी लॉ का मतलब है अगेन कंपनीज को एड्रेस किया जा रहा है, तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर ग्रीवांसेस हुए तो वो कहां पे जाएंगे? एनसीएलटी के पास जाएंगे। एनसीएलटी विल बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो वो जाएगा हमारा डीआरटी के पास। डीआरटी यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। आइएगा, और इसके बाद ये जो बाकी की बातें हैं आप प्लीज इसको रीड मारने वाली हैं कि देखो मैं थोड़ा सा पढ़ा के दिखा देता हूं कि सेक्शन 60 ऑफ द कोड फर्दर प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द contrary contained in any other law for the timing winning force। notwithstanding मतलब भले ही वहां पर लिखा हो
यानी कि अगर ये बातें जो भी नीचे हम पढ़ने वाले हैं अगर किसी और जगह लिखी हुई हैं तो आप उस किसी और जगह को इग्नोर मारो, अभी आपको यहां पे फोकस करना है। यानी कि ये वाला लॉ जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये ओवरराइड करेगा बाकी किसी भी लॉ को। कौन सी चीजें हैं? द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक तरीके से अथॉरिटी, कहां कहां पे उसका हुकूमत चलती है। ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन और डिस्पोज ऑफ। एंटरटेन मतलब कि हाँ आप मेरे पास आइए, डिस्पोज ऑफ मतलब कोई सॉल्यूशन निकालना। किन चीजों का? एनी एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन। चाहे कॉर्पोरेट डेटर ने, जो बंदा इंसॉल्वेंट हो रही है, जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, या तो वो किसी को केस कर रहा है या कोई उसके ऊपर केस कर रहा है, तो उसकी बात की जा रही है कि उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करना। Any claim made by or against the corporate debtor or corporate person, including claims by and against on any subsidiary situated in India. कॉर्पोरेट पर्सन के ऊपर कोई क्लेम, मतलब कि सर मुझे इस कॉर्पोरेट पर्सन से पैसे लेने हैं तो प्लीज मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए, इस चीज को भी एंटरटेन करने की ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड तीसरा पॉइंट भी भाई वही है, एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। एग्जाम के लिए याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, रीड जरूर कर लेना, काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, it provides that no civil court or authority shall have jurisdiction to entertain any suit proceedings in respect of matter in which National Company Law Tribunal or the NCLAT has jurisdiction under this code. इस कोड में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन की ज्यूरिसडिक्शन किसको मिली हुई है? एनसीएलटी को। अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से कोई नाखुश है, यानी कि किसी को अगर एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया उसके लिए कोई विक्टिम है, उसे लगता है कि नहीं यार मेरे साथ अभी भी इंसाफ नहीं हुआ, तो उसके पास अथॉरिटी है एपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाने का, उसको कहते हैं एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। पर कोई भी सिविल कोर्ट, जो नॉर्मली हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, यानी कि हाई जो लेट सपोज आपका ये वाला कोर्ट होगा, जितने आपके डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स होते हैं, आपको वहां पे जाने के लिए जरूरत नहीं है। जहां एनसीएलटी का हुकूमत है वहां सिर्फ एनसीएलटी काम करेगी और कोई नहीं करेगी। अगर सिविल कोर्ट्स में ही जाना था तो भाई एनसीएलटी फॉर्म ही क्यों किया था? एनसीएलटी फॉर्म करने का तो पर्पस यही था ना कि जो एनसीएलटी है वो कंपनी लॉ के प्रोविजन से रिलेटेड सब एक तरीके से एडजुडिकेशन एक्सपर्ट है, तो इसलिए एनसीएलटी फॉर्म की गई थी। ये बातें यहां पे लिखी हुई है। और अगर डीआरटी से कोई खुश नहीं है तो आप किस पे चले जाओगे? डीआरएटी। सिर्फ एपीलेट वर्ड लगा दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। यार आज मैं बोलने में क्यों अटक रहा हूं बहुत ज्यादा? फिर कुछ नहीं है और कुछ बताना है, रुको। देखो मैं यहां पे ना एक चीज दे रखी है बड़ी प्यारी सी, इसको समझना। यहां पे पूरा फ्लो चार्ट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रपोजेस 2 ट्रिब्यूनल्स। ये समराइज है, समरी है पूरी। टू एडजुडिकेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन केसेस। कौन कौन सी? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज एंड एलएलपी। अगर बात मैं करूं कंपनीज और एलएलपी की, दोबारा लिखवा दूं, ये देखो, अगर कंपनीज और एलएलपी हैं तो उनके लिए कौन होगा? एनसीएलटी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एनसीएलटी। अगर एनसीएलटी और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल्स या फिर पार्टनरशिप फॉर्म की, तो उनके लिए क्या हो जाएगी बेटा? डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अपील्स फ्रॉम एनसीएलटी जाएंगे एनक्लैट के पास। एनसीएलटी से कोई खुश नहीं है तो कहां जाएगा? एनक्लैट के पास जाएगा, है ना। देयर आफ्टर टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी कोई खुश नहीं है तो आफ्टर ऑल लास्ट ऑप्शन ही क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। यही प्रोसेस होता है ना भाई, जो नॉर्मल हमारे सिविल केसेस भी होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है। आप डिस्ट्रिक्ट सेशन के बाद आप जाते हो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के बाद आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट तक के जितने कोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए गए इस ऑप्शन के लिए। यहां पे एनसीएलटी और एनक्लैट एक तरीके से हाई कोर्ट का काम कर रहा है। एनक्लैट पे भी आप खुश नहीं हो, मतलब आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डीआरएटी, यहां पे डीआरएटी आ जाएगा और लास्ट में तो भाई सुप्रीम कोर्ट है ही। आप इसको बना लीजिएगा पूरा, ये जो पॉइंट है इसकी समरी यही है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में से ये जो यहां से देखो, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का यहां से यहां तक, इसके अलावा और कोई चीज रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, और ये चीज बहुत रेलेवेंट है। प्लीज अगर हो सके तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके यहां पर आप लोग जितना अभी तक मैंने पढ़ाया ना उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। 5 मिनट अगर आप सिर्फ ऊपर से एक बार देख लेंगे ना तो आपको ब्रेन में घुस जाएंगी चीजें एक सर्टेन लेवल पे, और वीडियो खत्म होने के बाद तो फिर बाय हार्ट आपको याद करना है जैसे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं। देखो कितना भी एग्जाम पास आ जाए, फिर भी अगर आप तमीज से पढ़ने चले ना, हड़बड़ी ना करें, तो यू ऑलवेज हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम डेज चल रहे हैं, आपको एक दिन की छुट्टी मिली हुई है उसमें आप ये काम कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है ना। फिर आओ अगली चीज है हमारी
इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, लास्ट कैरेक्टर है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नाम से पता चल रहा है जिसके पास है इंफॉर्मेशन का भंडार, इंफॉर्मेशन का भंडार जिसके पास है वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। किस कंपनी का कब कैसे कहां इंसॉल्वेंसी हुई, क्या उसके साथ हुआ, उस सभी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास होगी। आइए जरा देखते हैं, यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बता रखा है इसके बारे में, बट समझते हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। एक तो भाई जितने भी हो तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अलावा जितने भी पिलर्स हैं, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हो, या फिर हमारा इंसॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो, इन तीनों को बोर्ड के पास रजिस्टर कराना होगा खुद को एज एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल असिस्ट इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स एनवाइस्ड इन द कोड। द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन द अदर हैंड, देखो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम क्या है, सबसे पहले देखो कलेक्ट, कोलेक्ट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अलग अलग जगह से आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ सही है। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अलग अलग कंपनीज या इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स एंड जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सबसे पहले आप उसको कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करने के बाद एक तरीके से होता है ना कि आप क्लासिफाई करते हो, एक जगह एग्रीगेट करते हो, इकट्ठी करते हो इन इंफॉर्मेशन को, फिर आप कोलेट करोगे। यही जो दूसरा स्टेप मैंने बताया, एग्रीगेट करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आप इकट्ठा कर ले रहे हो, कोलेट करना। तीसरी चीज हो गई है ऑथेंटिकेट करना। ऑथेंटिकेट करना मतलब कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, मेक श्योर करना क्या वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, सच है या नहीं है। फिर चौथी चीज क्या है, डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मतलब होता है स्प्रेड करना, जिसको भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जो भी प्रोसेस है फॉलो करने के बाद वो आपसे वो इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो इंफॉर्मेशन को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना बेसिकली डिसेमिनेट हो जाता है। तो किस चीज को करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चार चीजें करना है। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर कोलेट करेंगे, फिर ऑथेंटिकेट करेंगे, एंड चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसेमिनेट करेंगे। एक बार दोबारा मेरे साथ बोल दो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम किया है, मैं भी पहली बार याद कर रहा हूं। कलेक्ट करेंगे, कोलेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे और डिसेमिनेट करेंगे। किस चीज को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। याद हो गया, हो गया। फिर द पर्पस ऑफ सच कलेक्शन, कोलेशन, ऑथेंटिकेशन, डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर इज टू फैसिलिटेशन। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है, देखो यार मैं, एक मेरी गलती है छोटी सी, सॉरी, कि मैंने आपको भी डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन है इस स्टोरी के अंदर वो नहीं बताया। थोड़ा सा मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद समझना। देखो नोट लिख लो, और इस चीज को ना फ्यूचर में कभी कंफ्यूज मत होना। जिस एंटिटी का या जिस पर्सन का इंसॉल्वेंसी हुआ है वो डेटर है। डेटर मतलब क्या होता है, जिसको पैसे देने हैं, जिससे पैसे लेने हैं, मतलब जिसको पैसे देने हैं, हमें जिससे पैसे लेने हैं, वो बंदा क्या हो जाएगा, डेटर। और हां, जो पर्सन क्लेम करेगा, डेप्ट क्लेम करेगा, वो कौन हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा वो क्रेडिटर। अब अगर ये जो डेटर है, अगर वो कोई कॉर्पोरेट पर्सन है, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे कि भैया ये कॉर्पोरेट डेटर है। वो क्या हो जाएगा, वो कॉर्पोरेट डेटर हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, इतना आसान है ये चीजें समझना, ठीक है। अब जरा देखिएगा, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेगा, किसके लिए, डेटर की। यानी कि जिस बंदे का इंसॉल्वेंसी हुआ है, उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास होगी। देखो, और देखो ये क्यों कलेक्ट करेगा, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इन द रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। अब एक बात बताओ, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर किसी टास्क को पकड़ता है कि यार अच्छा इसका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करना है, इस कॉर्पोरेट डेटर का, पहले तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि अच्छा यार तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या है, वो सारी डिटेल्स पढ़ने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लग जाएगा टाइम।
अब यार प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ही तो आईबीसी 2016 आया था। अब वो जो प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एक बीच में जो पिलर आया है वो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा, जाएगा किसके पास, जाएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास और बोलेगा कि सुन यार ये मेरे को ना XYZ करके कॉर्पोरेट डेटर है, उसके इंसॉल्वेंसी के लिए रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए मुझे कुछ उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ने कहा भाई मेरे पास है इंफॉर्मेशन, अलग अलग जगह से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, कोलेट करी है, ऑथेंटिकेट करी है और डिसेमिनेट करी है। मैंने कहा बातें मत कर, जल्दी से मुझे इंफॉर्मेशन दे, मुझे जल्दी से इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगी किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। स्टोरी समझ आ गई? द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, और अगेन इसको भी ओवरसी कौन करेगा भाई, इसको भी ओवरसी करने का काम किसी और का नहीं, हमारे प्यारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का है। लेना ये ऑब्लिगेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब कुछ जिम्मेदारियां हैं भाई, आपके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, और जिसके पास डेटा है वही ईश्वर है। आज की डेट में सारा खेल डेटा का है। जिसके पास भी डेटा होता है ना, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। आप देख लीजिए जितने भी टॉप सबसे अमीर कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा डेटा लेके बैठी हैं। आप फेसबुक की बात कर लीजिए, आप अमेजॉन की बात कर लीजिए, जितने भी ऑनलाइन इंटरफेस बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं वो टॉप पे चल रही हैं। और वो टॉप पे क्यों हैं? क्योंकि दे हैव मैसिव डेटा। हर चीज कंज्यूमर की थॉट प्रोसेस उनकी पूरी की पूरी उनके पास होती है। ये बात आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को इतनी सारी पावर्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की है, उसके साथ साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आती हैं। एंड वो ऑब्लिगेशंस क्या है, आइए जरा देखते हैं। ऑब्लिगेशन पहली है क्रिएट करना और स्टोर करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर्मेट। यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर्मेट मतलब हर कोई एक्सेस कर पाए ऐसे फॉर्मेट में रखना। आपका अपना खुद का कस्टम मेड कोई ऐसा फॉर्मेट ना हो कि आप जिससे शेयर कर रहे हो वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। बात समझ आ रही है? यानी कि नॉर्मल, जैसे अगर मैं फोटोज की बात करूं, जब जेपीईजी फॉर्मेट होता है या पीडीएफ फॉर्मेट अगर आपका किसी और चीज में है तो वो नॉर्मली हर जगह चल जाएगा। बट अपना ही कुछ इनका डॉक फॉर्मेट अगर हुआ तो भाई मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा वो चीजें? तो आपको क्रिएट करनी है और स्टोर करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक ऐसे फॉर्मेट में जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो। दूसरी चीज है एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना, एक तरीके से अपने पास रिसीव करना फ्रॉम पर्सन हु आर अंडर ऑब्लिगेशन टू सबमिट सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास सबमिट करने की, यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास सबमिट करने की, उनसे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करना, रिसीव करना इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। देन तीसरी चीज एक्सेप्ट करना इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर, अगेन वेस्ट लाइन, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन हु इंटेंड टू सबमिट सच इंफॉर्मेशन। देखो इंटेंड यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ऑब्लिगेशन, अंडर ऑब्लिगेशन यानी कि यहां पे कंपल्शन है। कुछ लोगों को तो भाई करवानी ही करवानी है इंफॉर्मेशन सबमिट, किसके पास, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास। और यहां पर क्या हो जा रही है, यहां पे वॉलंटरीली अपनी मर्जी से अगर कोई इंफॉर्मेशन सबमिट कराना चाहे तो वो भी करवा सकता है। तो आप उसको भी मना नहीं कर सकते कि है तेरी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद meet such minimum service quality standards as may be specified by regulation। सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए आपकी। get the information received from various persons authenticated by all concerned parties before storing such information। जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है कहीं से भी, सबसे पहले आपका काम क्या है, प्रोसेस में ऑथेंटिकेट करना उसको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आधी अधूरी हो या फिर मैनिपुलेटेड हो। आजकल जो हमारे इंडियन मीडिया के पास इंफॉर्मेशन होती है वो आधी से ज्यादा क्या होती है, मैनिपुलेटेड होती है। आप देख लीजिए राहुल गांधी की जो वो वायरल मीम था कि आलू डालो और सोना निकालो, क्या कमाल की एडिटिंग थी भाई। मतलब दो अलग अलग वीडियोस को साथ में ऐसे ज्वाइन कर देना कि बिल्कुल एक बंदा बेवकूफ लगे। मतलब पप्पू पप्पू लोग उसे बोलते हैं, इसी चीज के लिए तो बोलते हैं। सबसे ज्यादा वायरल यही चीज हुई थी। तो ये चीजें क्या है, आपको ऑथेंटिकेट करना है उन चीजों को कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सही होनी चाहिए। यहां पे क्योंकि पैसों का मामला है, एक कंपनी के जीवन का मामला है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी कंपनी को लिक्विडेशन या बैंकरप्सी के स्टेट पे पहुंचा सकती है, समझ रहे हो। और प्रोवाइड करना एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय इट टू एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एक्सेस सच इंफॉर्मेशन इन सच मैनर एंड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन रख के बैठ जाओ और किसी के साथ बांटो नहीं, ऐसा नहीं। जिसको भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है आप उसको वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप रखिए इसके लिए रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और पब्लिश करना सच स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। जो भी रेगुलेशन में स्पेसिफाइड है आपको कुछ इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पब्लिश करनी पड़ती है।
पब्लिश करना मतलब होता है अवेलेबल फॉर ऑल, मतलब बिना आपसे मांगे ही आपको दिख जाएगी। जैसे आर्टिकल्स होते हैं ना, पब्लिश होते हैं, मैं अभी जो वीडियो डाल रहा हूं वो यूट्यूब पे पब्लिश कर रहा हूं, यानी कि जो भी देखना चाहे वो देख सकता है, तो उसे पब्लिश करना है। हैव इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। पूरे इंडिया में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नहीं है, कई सारे होते हैं, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी दूसरे के साथ सिंक कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेटेबिलिटी का मतलब होता है दोनों एक साथ में ऑपरेशन कर पाए, ठीक है ना। अगर यार सिंपल सी बात है, आप सेम प्रोफेशन के अंदर है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप एक दूसरे से शेयर कर देंगे तो दोनों का बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद की डेफिनेशंस। अब देखो कुछ डेफिनेशंस है जो अगेन मैं यहां पे सारी डेफिनेशंस कराने के मूड में नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको वो डेफिनेशंस कराऊंगा दोस्त जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जैसे कॉर्पोरेट डेटर हो गया, कि प्रोफेशनल एजेंसीज मैंने आपको बता दिया है, क्रेडिटर कौन होता है, ये छोटी छोटी चीजें अभी आप समझ लो, क्योंकि बाकी की जो डेफिनेशंस है यहां पे सिर्फ रेफरेंस दे रखा है। जैसे देखो अगर बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड मीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेक्शन दे रखा है। अब आप लोगों को ये जो चीजें हैं इसके बारे में डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ी किसी चीज के बारे में तो आगे आप पढ़ेंगे, यहां पर रेफरेंस लेके आप क्या उखाड़ लेंगे। तो रेफरेंस वाली जो चीजें हैं ना वो आप अभी के लिए इग्नोर करिए, पहले उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, आकर फिर यहां पे आप देख लेना कि ये एग्जैक्टली किस एक्ट में किस सेक्शन के तहत बना था, वो आपका काम होगा, ठीक है। इसे कहते हैं लॉ को सही तरीके से स्मार्टली पढ़ने का तरीका, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इस चीज को समझना कि सब कुछ पढ़ लेना लॉ में कभी पॉसिबल नहीं है, आप सारा लॉ नहीं पढ़ सकते हैं, बट अगर आप लॉ पढ़ने के इंटेंशन बना रहे हैं तो आपको ना जो भी सामान आप पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा हो जाता है किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सीक्वेंस निकल के आती है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आपकी चाहे आरसीडी की बुक हो, चाहे आपका ये सब्जेक्ट हो जाए, चाहे आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट की तो मैं बात नहीं करूंगा, आपका गवर्नेंस वाला रेगुलेशंस जिसमें आपकी एलओडीआर रेगुलेशंस है, उसको भी जब पढ़ें सीक्वेंस में पढ़ें, क्योंकि सीक्वेंस जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट कि आपको कहानी समझ आएगी। अगर बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को मारते हुए वाला सीन सबसे पहले दिखा दिया होता और बाकी चीजें बाद में दिखा रहे हैं, सीक्वेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगा। हमें तो बीइंग अ स्टूडेंट चीजों को याद करना है ना, और याद करने के लिए वी हैव टू फॉर्म अ स्टोरी, एक इमेज फॉर्म करनी है अपने दिमाग में, उसके लिए सीक्वेंस जरूरी है। कितनी बार मैंने आज सीक्वेंस बोल दिया है, कितनी देर की वीडियो हो गई, 46 मिनट, ठीक है जी, 1 घंटे में खत्म कर देंगे। देखो क्लेम का मतलब क्या होता है। क्लेम मतलब एक क्रेडिटर होता है, उसको क्या करना होता है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं कॉर्पोरेट डेटर से, क्यों, क्योंकि उसने पहले उधार दिया होता है, तो वो क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है ना उससे। तो क्लेम का मतलब क्या है, अ राइट टू पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स्ड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अ राइट ऑफ पेमेंट, सिंपल सी बात है, सर मेरा हक बनता है कि मुझे इससे ये पैसे लेने हैं। अब वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, उसके ऊपर कोई जजमेंट आई है नहीं आई है, डिक्री है या नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका राइट है उस पैसे को मांगने का, मुबारक हो, ये आपका एक क्लेम है। यू कैन नाउ क्लेम दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका कॉर्पोरेट डेटर के साथ, मैं क्रेडिटर की बात कर रहा हूं क्योंकि क्लेम करने का हक किसको है, क्रेडिटर को है। उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉर्पोरेट डेटर के साथ और कॉर्पोरेट डेटर ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो आपको अगेन ग्रीवांस करना, ग्रीवांस जो आपका है उसका रिड्रेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, राइट टू रेमेडी फॉर सच ब्रीच। फिर उसका कॉर्पोरेट पर्सन मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्सन मींस अ कंपनी, जो भी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, और एलएलपी जो भी एलएलपी एक्ट में डिफाइंड है। मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी आप अभी अपना लॉ पढ़ेंगे ना, कभी भी कॉर्पोरेट पर्सन वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना, कॉर्पोरेट पर्सन सुनते ही आपको लगता है कि यार सिर्फ कंपनी होती है, ऐसा नहीं है यार। कॉर्पोरेट पर्सन मतलब एक तो कंपनी और एक एलएलपी। एलएलपी आल्सो इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना। तो कंपनी और एलएलपी, कंपनी किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013, और एलएलपी किस में रजिस्टर्ड है, एलएलपी एक्ट 2008। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कौन है, मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेब्ट टू एनी पर्सन, हु ओज अ डेब्ट। ये लाइन बहुत कॉम्प्लिकेट करती है। हु ओज अ डेब्ट मतलब जिसको, जिसने किसी से कोई डेब्ट लिया है और अब उसे वो पैसे वापस करने हैं, यानी कि जिस बंदे ने पैसे लिए हैं, उधार लिया था, वो कॉर्पोरेट डेटर हो जाएगा। कोर सर्विसेज अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिटर मतलब कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, मींस एनी पर्सन टू हुम अ डेब्ट इज ओड, यानी कि जिस पर्सन से पैसे लिए थे कॉर्पोरेट डेटर ने, उसको क्या कहेंगे, उसको क्रेडिटर कहेंगे।
एंड इंक्लूड्स, और क्रेडिटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। भाई साहब इस पे तो मैं डिटेल में बात करूंगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, बहुत कमाल की चीजें हैं सारी। फिर आइए, डेप्ट मतलब क्या है? डेप्ट का मतलब है अगेन उधार, एक लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स अ फाइनेंशियल डेप्ट एंड ऑपरेशनल डेप्ट। दो तरह के डेप्ट यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल डेप्ट, एक है ऑपरेशनल डेप्ट। जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो जो बंदा फाइनेंशियल डेप्ट वो कर रहा है वो फाइनेंशियल डेप्ट, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जो ऑपरेशनल डेप्ट वो कर रहा है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर। नाम ही समझ आ जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट मतलब होता है एक तरीके से जो गलती करी है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंसॉल्वेंसी में डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का यही मतलब है कि आपने किसी से कोई पैसे लिए थे, आप वापस कर नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या करा है? अपने पार्ट पे डिफॉल्ट किया है, एक गलती करी है। डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट। जब आपने डेप्ट को नॉन पेमेंट किया, व्हेन होल और एनी पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल एंड इज नॉट पेड बाय द डेप्टर और द कॉर्पोरेट डेटर। यानी कि आपने अभी, मैंने जैसे लेट सपोज आज किसी बंदे से 1 साल के लिए उधार लिया, 1 साल के लिए मैंने उधार लिया कि मैंने सर 1 साल बाद आपको पैसे पे कर दूंगा। ड्यू कब होगा ये डेप्ट पे करना? 1 साल बाद। इंटरेस्ट भी इस डेप्ट पे मैं कब पे करूंगा? 1 साल बाद। 6 महीने बाद क्या वो माना जाएगा कि वो डेप्ट के लिए मैंने डिफॉल्ट किया है? डिफॉल्ट नहीं किया है। डिफॉल्ट किस दिन किया होगा? जिस दिन ड्यू डेट आई, वो मेरे पास पैसे मांगने आया और मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया, देन क्या कहा जाएगा कि मैंने डिफॉल्ट किया है मेरे पार्ट पे अपना डेप्ट वापस करने में। तो चाहे ऑल टुगेदर प्रिंसिपल अमाउंट हो, चाहे इंटरेस्ट अमाउंट हो, चाहे आपका इंस्टॉलमेंट जो होती हैं वो पे करने में अगर आपने डिफॉल्ट किया है, दैट विल बी कंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है जी। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, उसका मतलब क्या है? देखो, रिकॉर्ड्स ऑफ डेप्ट ऑफ द पर्सन, जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखती है अपने पास, किसकी? कॉर्पोरेट डेटर की। तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकॉर्ड ऑफ द डेप्ट ऑफ द पर्सन, उस बंदे ने उधार कौन कौन से लोगों से लिया है। रिकॉर्ड्स ऑफ लाइबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट, जो जब वो बंदा इंसॉल्वेंट नहीं हुआ था, व्हेन ही वाज सॉल्वेंट, उस टाइम पर उसके पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज थी, उन सब चीजों का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स ऑफ असेट्स ऑफ अ पर्सन ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से चार्ज क्रिएटेड, उन असेट्स की इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रखा है। चार्ज मतलब तो आपको पता होगा यार, एग्जीक्यूटिव से आप प्रोफेशनल में आ गए हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि चार्ज का मतलब पता होगा। चार्ज मतलब होता है कि एक मालिकाना हक की, अगर इस असेट की सिक्योरिटी, यानी कि अगर मैं आपको उधार वापस नहीं कर पाता हूं तो जिस असेट पे चार्ज क्रिएट किया गया आपके नाम पे, वो असेट बेच के आप पैसे ले लेना, ये होता है चार्ज का मतलब। अभी लेमन में बता रहा हूं, ठीक है। रिकॉर्ड्स इफ एनी ऑफ इंस्टांसेस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पर्सन अगेंस्ट एनी डेप्ट, यानी कि इस बंदे ने पहले कभी कोई डिफॉल्ट किया है तो उसके इंस्टांसेस कब किया, कहां किया, किसके साथ किया, वो सारी चीजें। रिकॉर्ड्स ऑफ बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन, अगेन अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो फिर वो बात थोड़ी सी अधूरी साउंड करेगी। एंड लास्ट, सच अदर इंफॉर्मेशन, बेकार बात। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? अ शेड्यूल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यार ये अभी चीजें रेलेवेंट नहीं है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बता दिया, प्रोफेशनल एजेंसी बता दिया, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बता दिया, पर्सन है, ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। कहीं किसी पर्सन की बात की गई है, जो बंदा तुक्के से सीएस प्रोफेशनल में डायरेक्टली आ गया है, उसको पर्सन का मतलब नहीं पता होगा, उसे लगेगा पर्सन मतलब मैं, हम जैसे लोग, इंडिविजुअल्स। अरे नहीं यार, लॉ के टर्म्स में पर्सन एक बहुत वाइड टर्म है जिसके अंदर इंडिविजुअल भी इंक्लूडेड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इंक्लूडेड है, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या कोई भी एंटिटी जो भी किसी स्टैच्यू द्वारा क्रिएट की गई है, सारी एंटिटीज पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाती हैं। ठीक है जी। पर्सन मतलब होता है बेसिकली एक एंटिटी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड क्रेडिटर, नहीं 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 नहीं, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर और फाइनेंशियल डेप्ट, अभी मैं फाइनेंशियल डेप्ट और ये सारी चीजें अभी नहीं बताने लायक है। अगेन आगे जब चैप्टर करवाऊंगा ना तो उसके अंदर डिटेल में इन चीजों को कवर करवाऊंगा। फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी, अगेन नॉट अभी इंपॉर्टेंट, जब ये चीजें हमें बाद में पढ़नी है तो अभी हम पढ़ के अपना टाइम क्यों जाया करें। सही है सही है सही है, नहीं बस यही है इस चैप्टर के अंदर जो करना था। इस चैप्टर से जो हमें चीजें पढ़नी थी वो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप अगर इस चैप्टर से पर्टिकुलर इसके अलावा कोई और चीज नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
सिर्फ आप जितना मैंने अभी तक आपको बताया है इस चैप्टर से, सिर्फ आप इतनी उम्मीद करना। जो चीजें मैंने छोड़ी हैं वो छोड़ी नहीं है, मैंने पोस्टपोन करी हैं। पोस्टपोन करी है किस चीज के लिए? आगे के चैप्टर्स के लिए, क्योंकि डिटेल में हमें वहां पे वो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। अब जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो सबसे पहले तो भाई प्लीज, मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कर दो यार। एप्रिसिएशन देना किसी से भी काम करवाने का सबसे बढ़िया तरीका है। वीडियो अगर लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, मैं और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। और लास्ट की अगर बुरा लग रहा है कोई चीज की, हाँ सर जल्दी पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ा रहे हो, वो सारी शिकायतें आप अपने नीचे कमेंट में जरूर लिखना। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मैं जरूर उस चीज पे ध्यान दूंगा और अपनी अगली वीडियोस को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तैयारी करते रहो। मुझे लगता है कि ऑल द बेस्ट कभी भी एग्जाम्स के लिए नहीं बोलना चाहिए, ऑल द बेस्ट तैयारी के लिए बोलना चाहिए। क्योंकि अगर तैयारी किसी ने सही मायनों में सही तरीके से करी होगी, उसकी किस्मत ने साथ दिया, उसने वही चीजें पढ़ी जो उसे पढ़नी चाहिए थी, तो एग्जाम्स तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट देने वाली चीजें हैं ना, वो तो सही होगा ही। तो रिलैक्स, अच्छे से तैयारी करो, एंड आई होप आपको वीडियोस हेल्प करेंगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।